18 आखिर कैसे एक 18 साल का बच्चा 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देता है कि जितनी 100 सालों में बड़े से बड़ा अरबपति नहीं बना पाया। ये बच्चे की कंपनी अकेले बड़े से बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स को टक्कर देती है और इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन नेटवर्क बन जाती है। ध्यान देना, बिना ज्यादा पैसे, बिना बड़े कॉन्टैक्ट्स, बिना अमीर फैमिली के एक नॉर्मल मिडिल क्लास गाँव में जन्मा लड़का बड़ी सोच के साथ एक ऐसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में सेट करता है कि कोई बच्चा गरीब होने के वजह से अपनी सोच कभी छोटी नहीं करे। ये देश का जन्म ओडिशा के बीच 4 भाई बहन में से सबसे छोटे थे। उनके पिता एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे, इसीलिए पैसों की तंगी रहती थी। जब वो 4th क्लास में थे तो पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर आया, लेकिन 6th क्लास के नीचे कोई बच्चे को यूज करना अलाउड नहीं था। तो रितेश रैंडमली टीचर के पास जाते और कहते कि मैम मुझे कंप्यूटर सीखना है, क्या मैं आपकी काम में कुछ मदद कर दूं? इस तरह 4th क्लास के रितेश को सबसे पहले कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया, जिससे उन्होंने बहुत जल्द बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। उसी साल उनकी बड़ी बहन जो 12th में थी, उनके कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट होता है। जब वो घर आके अपने इवेंट के बारे में बताती है तो पहली बार रितेश एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुनते हैं। उनको मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन पसंद बहुत आया, इसीलिए वो तुरंत डिक्शनरी खोल के उसका मतलब ढूंढने लगे और उन्हें दिखा कि एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ बिजनेस अराउंड इट। उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। स्कूल में जब टीचर सबसे पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है, तो पूरी क्लास डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बोलती, लेकिन रितेश हमेशा कहते थे कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। ये पॉइंट के बाद हर चीज में उन्हें बिजनेस आइडियाज दिखने लगे। इस टाइम पे टेलीकॉम रैपिडली ग्रो कर रहा था और BSNL के पूरे मार्केट पे मोनोपोली थी। तभी एक छोटी सी कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी, एयरटेल। रितेश ने उनके समर वेकेशंस के फ्री टाइम में सिम कार्ड्स बेचा। जिस भी दुकानदार को वो सिम कार्ड्स बेचते थे, उनकी दुकान में वो एयरटेल के साइनेजेस भी लगाते। यही सही उनको फ्यूचर में ओयो के बड़े साइनेजेस लगाने का आइडिया आता है। इवेंचुअली रितेश 10th पास करते हैं। अब उनके माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, बढ़िया सी नौकरी लग जाए और लाइफ सेट। लेकिन रितेश की सोच बड़ी थी, मगर फिलहाल माँ बाप की सुननी ही पड़ी। इसीलिए इंजीनियरिंग करने के लिए वो कोटा आ गए और जब उन्होंने कोटा का माहौल देखा कि कैसे बच्चे पूरा पूरा दिन रात भर बस पढ़ते ही रहते, उन्होंने सोच लिया कि ये मेरे बस का तो नहीं है। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एंटरप्रेन्योरशिप का। इसीलिए वो हर हफ्ते बिना फैमिली को बताए चुपचाप दिल्ली जाते थे ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप समिट अटेंड कर पाए। वहाँ से उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और वो करते क्या है। इसी टाइम में रितेश इंटर्नशिप भी करने लगे ताकि वो होटल्स को ईमेल लिखते कि क्या आप मुझे अपने होटल में फ्री में रुकने दोगे, मैं एक दिन होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। अब ऑब्वियसली बहुतों ने मना कर दिया और कुछ ने डिस्काउंट्स दिया और कुछ ने फ्री में रूम भी दिया। ऐसे करते करते बहुत ही कम पैसों में ये छोटा बच्चा 100 जगह घूम लेता है और टोटल 200 होटल रूमों में भी रह लेता है। अब दिक्कत ये है कि इन सब चक्करों में पढ़ाई छूट जाती, तो घर वालों को बुरा ना लगे वो लग करके पढ़ाई भी करते ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन करना तो खुद का बिजनेस ही था। जब वो दिल्ली आना जाना करते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे घरों में 1-2 कमरे ऐसे ही पड़े रहते थे और होम ओनर्स चाहते थे कि यार खाली कमरे धूल खाए, इससे अच्छा किसी को रेंट पे दे दे, साफ सफाई तो रहेगी ही और पैसे भी आ जाएंगे। ऊपर से दिल्ली में टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं तो उन्हें भी सस्ते दाम में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। तो डिमांड कमरों की बहुत थी और सप्लाई भी ढेर सारी है, लेकिन किसी के पास कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जो ये गैप को भर पाए। ये प्रॉब्लम रितेश बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर चुके थे। उन्होंने सोचा कि यार कोडिंग तो मैं कर लेता हूँ, तो क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जहाँ घर वाले अपने कमरे लिस्ट कर पाए और घूमने वाले अपने कमरे बुक कर पाए। ये आइडिया को एग्जीक्यूट करके उन्होंने शुरू किया ओरेवल। दिन रात वो अपने स्टार्टअप में काम करने लगे। मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया घूमा, अलग अलग होटल्स में रुक के अच्छे से ऑब्जर्व करने लगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस करके सोचने लगे कि मैं अपने स्टार्टअप में इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। इन सब में 3 महीने निकल जाते हैं और कॉलेज शुरू हो जाता है। रितेश अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कॉलेज किया तो स्टार्टअप खत्म, स्टार्टअप किया तो पढ़ाई खत्म, ऊपर से घर वाले गुस्सा करेंगे। पहले 2 दिन वो कॉलेज गए, लेकिन अपने स्टार्टअप के कामों में वो इतना बिजी रहने लगे कि एक एक दिन करके वो कॉलेज टालते गए। इसी बीच उन्होंने एक मूवी देखी, सोशल नेटवर्क, जो मार्क ज़करबर्ग के बारे में, कि कैसे मार्क ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया ताकि वो अपने स्टार्टअप में काम कर सके। रितेश बिल्कुल सेम सिचुएशन में थे। मूवी में एक और सीन था जिसमें पीटर
स्टील नाम के बंदे ने माँ को $5 लाख का चेक दिया ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सके। रितेश के पास कुछ खास पैसे नहीं थे, तो मूवी देख के उन्होंने पीटर थिल की ही फेलोशिप में अप्लाई कर दिया। लेकिन ये फेलोशिप की कुछ कंडीशंस थी। पहला कि आपकी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए, वो तो है। दूसरा ये कि आपको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। रितेश बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यार कॉलेज छोड़ने के कोई पैसे दे रहा है, इससे अच्छा मौका क्या होगा कॉलेज छोड़ने का। इसीलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे रितेश को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। वो पहले एशियन बन गए जिसको थील फेलोशिप में सिलेक्ट किया गया। 19 साल के बच्चे के अकाउंट में है 50 लाख रुपए से ज्यादा। इसी पैसों से रितेश को अपना बिजनेस एम्पायर बनाना है। कुछ महीनों बाद रितेश के पापा दिल्ली आते हैं देखने के लिए कि बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है। अब इतने अच्छे कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है, वो रितेश को देख के शॉक हो जाता है कि इतने टाइम से रितेश पढ़ाई करने की जगह ये सब चक्करों में। रितेश अपनी फैमिली को समझाते हैं कि बस 1 साल मुझे स्टार्टअप करने दो, अगर ये फेल हो जाता है तो अगले साल पक्का वो कॉलेज जाएंगे। इवेंचुअली उनकी फैमिली मान जाती है। अब कॉलेज नहीं जाना, फैमिली भी मान गई और पैसे तो है ही अकाउंट में, तो पूरा टाइम वो अपने स्टार्टअप को दे सकते हैं। मार्केट रिसर्च करते वक्त रितेश ने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे खाली मकान बिकने के लिए पड़े हुए थे। तो रितेश ने सोचा कि ये खाली मकानों को रेंट पे चढ़ा के वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो रितेश वो अमीर ओनर्स के पास गए जिनके वो मकान थे। अब रितेश तो बच्चे थे, दाढ़ी तक नहीं आई थी, इसीलिए काफी लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जिन्होंने लिया वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज 10-20 साल से खाली पड़ी सड़ रही थी, उससे अच्छा यूज में आ जाती। तो जिसको भी अपनी खाली प्रॉपर्टी पर इनकम चाहिए होता, वो रितेश को फोन घुमाता। लगभग ये एयरबीएनबी टाइप बिजनेस बन गया। ये बिजनेस करते करते रितेश एक और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, घटिया होटल्स। जब वो ट्रैवलिंग करते थे तो उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी एक अच्छा और अफोर्डेबल होटल ढूंढने में। उन्होंने देखा कि मार्केट में होटल्स की कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छे एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि अनट्रेन्ड स्टाफ, खराब बदबूदार कमरे, कई बार तो स्टाफ तक नहीं होते थे सर्विस के लिए। एक बार जब वो किसी होटल में गए तो रिसेप्शन वाले आदमी ने शर्ट तक नहीं पहना था। इस हद तक इंडियन बजट होटल्स की हालत खराब हो चुकी थी। तो अब इसको सुधारे कैसे? रितेश ने सोचा कि क्या हो अगर वो कुछ ऐसा करे कि सारे गेस्ट को एक प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस दे पाए, कि अगर इधर आओगे तो तुम्हें अच्छे कमरे ही मिलना है। साथ ही रितेश हर होटल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाला था जिससे उन सब की लाइफ आसान होने वाली थी। CRM टेक्नोलॉजी। ये स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी हर बिजनेस में कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है, मगर ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है जो कुछ कंपनीज को हजारों लाखों रुपए महीना देती है। तो इंडियन बिजनेस ये टेक्नोलॉजी कैसे अफोर्ड करेंगे? इसीलिए 90% से ज्यादा बिजनेस आज टेक्नोलॉजी से दूर रह चुके हैं। ये बर्निंग प्रॉब्लम को इस कंपनी ने सॉल्व किया। इंडिया को सबसे अफोर्डेबल प्राइस में पावरफुल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आज ओडू प्रोवाइड कर रहा है। एक ऐसा मैजिकल सॉफ्टवेयर जो हर साइज के बिजनेस को ऑटोमेट कर देता है, वो भी अपने 70 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन से, जो हर एक प्रोसेस को जैसे सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, मार्केटिंग जैसे बिजनेस प्रोसेस को आसानी से ऑटोमेट कर देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि 5 बंदे काम पे रख लिए। इस हद तक एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी। साथ ही फ्री में वेबसाइट बना के अब भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, और ये सब मिलेगा 580 रुपए महीना, मतलब इंटरनेट प्लान से भी सस्ते दाम में, जिससे इंडिया का हर बिजनेस इसको आराम से अफोर्ड कर पाएगा। शुरू करने के लिए तुम्हें बिल्कुल फ्री में एक ऐप मिल जाता है जिससे अब भी अपनी बिजनेस जर्नी शुरू कर सकते हो। प्लस होस्टिंग और सपोर्ट लाइफ टाइम फ्री। तो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो या कोई बिजनेस, ओडू हर बिजनेस की एक्टिविटी में काम आएगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ट्राई करना। अब ओडू 5-10 बंदों के काम अकेले कर लेता है, लेकिन रितेश को सारे काम खुद ही करने थे। शुरुआत उन्होंने गुड़गांव के एक होटल से की। 19 साल के रितेश जाते हैं होटल के ओनर के पास, कहते हैं कि आप ये होटल मुझे चलाने दोगे? इसको मैं नंबर 1 बना दूंगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो प्रॉफिट आधा आधा, अगर नुकसान हुआ तो पूरा मेरा। ओनर ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में मान गए, क्योंकि नुकसान में तो वैसे भी था ही। जैसे ही होटल का कंट्रोल मिलता है, रितेश ने अच्छी क्वालिटी के पर्दे, गद्दे, बाथरूम में साबुन, हर चीज लाई। फिर होटल की डीप क्लीनिंग करवाई। उन्होंने काउंटर पे बैठ के कस्टमर से इंटरेक्ट किया ताकि डिटेल में उनकी प्रॉब्लम समझ पाए। होटल को पूरा रिवैम्प करने के बाद कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा। रितेश ने अच्छे से SEO करके होटल को ऑनलाइन टॉप 3 रैंकिंग में लाया, जिससे होटल की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंचने लगी। ये सक्सेस देख के आसपास के होटल वाले जो नुकसान में थे, वो रितेश के साथ आगे रह के पार्टनरशिप करना चाहते थे। रितेश को समझ आ गया कि बजट रूम्स में पोटेंशियल सच में बड़ा है, क्योंकि बड़े होटल जैसे ताज, ओबरॉय, हिल्टन जो रिच एक्सपीरियंस देते हैं, वो तो सिर्फ हाई क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में 90% होटल 100 से कम कमरे वाले हैं, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बहुत से होटल्स में एक्सपीरियंस बहुत खराब मिलता है। तो क्या हो अगर नए होटल बनाने से अच्छा ये हजारों लॉस मेकिंग होटल को एक ही ब्रांड नेम के अंदर लाके एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। अब इतना बड़ा बिजनेस वो अकेले तो बना नहीं पाएंगे, इसीलिए रितेश को टैलेंटेड लोग चाहिए। उन्होंने सोचा कि यार मुझे कोई बड़े फैंसी कॉलेज के इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे ही नहीं है देने के लिए। अब ना तो रितेश फेमस है जिससे कोई आ जाए उनके बिजनेस में, आखिर एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट अच्छा टैलेंट कैसे अट्रैक्ट
एक्टिव हो गए और लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सही बंदा मिला ही नहीं। फिर एक दिन वो अभिनव सिन्हा से मिलते हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है, BCG जैसी कंपनी में काम तक किया है। रितेश अभिनव को अपना विजन, मिशन और प्लान बताते हैं और अभिनव को पोटेंशियल कर रहे हो तो पोटेंशियल दिखता तो है। उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करना था, इसीलिए वो रितेश का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली। अभिनव ने होटल के ऑपरेशंस और स्टैंडर्डाइजेशन संभाला और रितेश ने ओयो को एक बड़ा ब्रांड बनाने की और सेल्स लाने की जिम्मेदारी ली। अभी तक सिर्फ 3 होटल्स ओयो के अंडर है। अगले साल तक ओयो ने 50 प्रॉपर्टीज तक एक्सपांड किया। अब रितेश को साल भर में समझ आ गया कि ये 3, 50, 100 की स्पीड से तो कभी एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। उन्हें और टैलेंटेड लोग चाहिए, तो सबने एक आइडिया लगाया। इनिशियल 4-5 लोग की टीम ने अपनी जिंदगी में जितने भी बेस्ट और टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया, उनको रिफर किया, ताकि रितेश उनको रीच आउट करके उनको अपनी टीम में ला पाए। ये ट्रिक एक्चुअली में काम कर गई। रितेश की ओयो में एक अच्छी टीम बनने लगी और टोटल 50 लोगों की टीम बन गई। जल्द ही ओयो गुड़गांव की सबसे बड़ी चेन बन गई। अब उनका एम है कि इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन नेटवर्क बनना, लेकिन इसके लिए उन्हें वो होटल चेनों से कम्पीट करना है जो 50-100 सालों से ये इंडस्ट्री में है। इसीलिए ओयो को मालूम था कि कुछ इनोवेटिव तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर एक नए होटल को ऑनबोर्ड करना है तो लगभग 6 से 10 महीने तक का टाइम लग जाता है। अगर इतना टाइम लगेगा तो ओयो तेजी से एक्सपांड कैसे करेगा? इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए ये 10 महीने का ऑनबोर्डिंग टाइम सिर्फ 3 दिन में कर दिया। जैसे ही कोई होटल ओयो के अंडर आता है तो जल्द से जल्द ब्रांडिंग करी जाती है, पूरा रेनोवेशन किया जाता है और कुछ ही दिन में होटल रेडी। इससे ओयो बहुत ही तेजी से एक्सपांड करने लगा, जिससे कुछ लोगों को ओयो की सक्सेस गले से नहीं उतर रही थी। वो थे रियल एस्टेट वाले, क्योंकि उनका धंधा अब खतरे में था। इसीलिए वो रितेश को जान से मारने की धमकी देने लगे, लेकिन रितेश डरे नहीं। ओयो को देख के बहुत सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स सीधा ओयो की कॉपी करने लगे। इसको काउंटर करने के लिए ओयो ने और भी तेजी से पूरे इंडिया में एक्सपांड करना शुरू कर दिया। जैसे एक दिन रितेश अपने एम्प्लॉइज को बुलाते हैं और पूछते हैं कि दिल्ली में कितने होटल्स एक महीने में ऑनबोर्ड हो सकते हैं। एम्प्लॉइज ने कहा कि हो जाएंगे 30-35, लेकिन रितेश ने कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे 100 होटल आराम से ऑनबोर्ड हो जाएंगे। सब शॉक हो गए। रितेश ने दिल्ली को 7 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। कहा कि पहले दिन डॉक्यूमेंटेशन होगा, दूसरे दिन ऑडिट होगा कि होटल में क्या क्या सामान लगेगा और तीसरे दिन होटल रेनोवेट करके चौथे दिन लाइव कर दिया जाएगा। ये तरीके से उन्होंने एक महीने में रिकॉर्ड हाई 130 होटल ऑनबोर्ड कर लिया। उनकी स्ट्रेटेजी काम करने लगी। इससे उन्होंने कुछ ही टाइम में 5000 होटल से टाई अप कर लिया। 2016 आते आते ओयो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट होटल चेनों में आने लगा। ओयो अपने पीक पे पहुंच गया, लेकिन अब उनके सामने ढेर सारी दिक्कतें आने लगी। ओयो के रैपिड एक्सपांशन से बहुत सारी इरेगुलरिटीज आती है। जो प्रॉमिस ओयो कर रहा था वो पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे क्लीन वॉशरूम्स, साफ कमरे, वाईफाई, टीवी नहीं मिल रहा था, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद ओयो इतनी बड़ी मुसीबत में आने वाला था जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से ओयो के रेवेन्यूज आधे से भी कम हो जाते हैं। ओयो ये बुरे टाइम से डट के लड़ता है। उन्होंने सारे होटल्स में सैनिटाइजेशन बढ़ा दिया और मिनिमल टच एक्सपीरियंस देना शुरू किया। उन्होंने 2000 से ज्यादा रूम्स पर हेवी डिस्काउंट दिया, ताकि लॉकडाउन के टाइम पे जरूरतमंद लोग और हेल्थ केयर वर्कर्स को जगह मिल पाए। जैसे जैसे कोविड का टाइम निकलता है, ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री रिवाइव होने लगता है। ये वही कोविड था जिसने कई स्टार्टअप्स और हजारों लाखों बिजनेसेस को बंद होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ओयो की लीडरशिप ने कोविड का डायरेक्ट हिट खाने के बाद भी पूरी हिम्मत से सर्वाइव किया। गाइस, ये सक्सेस स्टोरी एक सबूत है कि अगर तुम्हें कामयाब बनना है तो नहीं फर्क पड़ता कि तुम गांव में हो या शहर में, तुम्हारे पापा अमीर है या गरीब, क्योंकि अगर बड़ा सोचोगे तो खुद का रास्ता बना ही लोगे। हाँ, वो रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। कुछ ऐसा ही कमबैक मार्वल करता है, जब वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाता है और बैंकरप्ट हो जाता है। बैंकरप्सी से ब्लॉकबस्टर का सफर जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो।